Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I am here with the new accountancy video, Accountancy class 11. In this video we are going to discuss chapter number 2 of accountancy, that is basic accounting terms. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि आप अकाउंट्स बना रहे हैं जब तो आपको कौन सी टर्म्स को जो है माइंड में रखना है, या आप जब अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो किन बेसिक कंसेप्ट्स को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फर्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के मीनिंग से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब है बच्चों कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी लेन देन जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, आप कोई ना कोई लेन देन करते हैं किसी पर्सन के साथ। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सन से कुछ खरीद रहे हैं और बदले में उसको कुछ दे रहे हैं, बदले में उसको क्या देंगे? मनी की पेमेंट करेंगे। तो इट मीन्स ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी ऐसा इवेंट जो कि इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, इट विल बी नोन एज द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन जो है बच्चों वो हो सकती है क्या? हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन, वो हो सकती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। व्हेन यू सेल गुड्स टू सम पर्सन इन कैश, अगर आप किसी पर्सन को कैश में गुड्स सेल कर रहे हैं, वो आपको कैश की पेमेंट कर देगा और आप अपनी गुड्स जो है, अपना जो सामान है वो उस पर्सन को दे देंगे। और अगर आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करें तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आप उस पर्सन को अपना सामान तो दे रहे हैं, अपनी चीज़ें जो दे रहे हैं वो तो उसके पास चली जाएंगी, लेकिन वो पर्सन आपको कैश की पेमेंट नहीं करा, बट स्टिल उसके सिर पर आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है और आपके लिए वो जो अमाउंट है वो आपको रिसीवेबल हो जाता है, यानी वो अमाउंट आपको आज नहीं तो कल रिसीव हो जाएगा। आपके लिए वो एक एसेट बन जाता है, आपके लिए वो एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, आपके लिए एक जो है ना एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चाहे कोई ट्रांजेक्शन कैश की है, चाहे कोई क्रेडिट की है ट्रांजेक्शन, हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है बच्चों? कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें कि मनी का या गुड्स का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आता है। एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देखिए इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या एक इकोनॉमिक इवेंट होता है विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करके बताते हैं। और इससे क्या होता है बच्चों? इससे हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है, इससे हमारे बिज़नेस में फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज़ करी हैं बच्चों, गुड्स परचेज़ की, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ में हम डील करते हैं, तो हमने अपने बिज़नेस के लिए वो चीज़ें खरीदी हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉपर्टी, वो एसेट इंक्रीज़ हो जाएगी। वेजेस पेड, हमने अपने वर्कर्स को वेजेस पे किए हैं, तो जिससे क्या होगा? हमारे पास से कैश चली जाएगी। रेंट पेड, हमने रेंट पे किया, हमारे पास से कैश चली जाएगी, यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ चेंज हो जाएगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा इवेंट जिससे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होता है, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, स्टेटस हमारा पहले से इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बच्चों कुछ फीचर्स हैं, वो क्या है फीचर्स? नंबर 1, फर्स्ट फीचर इज़ मनी और मनीज वर्थ, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। वो या तो वो मनी में है या मनी की वर्थ उनसे क्रिएट की जा सकती है, हम उसे मनी में रियलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन तब क्रिएट होता है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स आपने किसी पर्सन को कोई गुड्स या सर्विस सेल की, बदले में उसने आपको पेमेंट की, या फिर आपने किसी पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, बदले में आपने उसको पेमेंट की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में बच्चों हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पर आएंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है बच्चों? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी बच्चों तो उसकी हमेशा टू साइड्स क्रिएट होती हैं। टू साइड्स क्रिएट होने का मतलब वन विल बी
वन ट्रांजेक्शन एक साइड जो होगी उसमें हम कुछ रिसीव कर रहे होंगे और जो अदर साइड होगी उसमें हम कोई चीज़ जो है वो पे कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज़ हम रिसीव कर रहे होंगे और दूसरी तरफ हम कोई चीज़ जो है वो पे कर रहे होंगे या किसी पर्सन को कुछ दे रहे होंगे। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट। ये चीज़ भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें आपको बताया जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है और उसकी इक्वालिटी कैसे की जाती है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन आती है, नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है दैट इज़ अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है बच्चों? अकाउंट का मतलब है एक रिकॉर्ड। हम अपने बिज़नेस में बच्चों बहुत सारी डीलिंग्स करते हैं, बहुत सारे लेन देन करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमारे बिज़नेस में हमारे कस्टमर बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब सभी कस्टमर्स को हम कैश में नहीं गुड सेल करते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स हमारे साथ होते हैं जो परमानेंट कस्टमर्स हैं, जो बार बार हमसे चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें क्रेडिट पर भी गुड सेल कर देते हैं। अब अगर हम उन्हें क्रेडिट पर चीज़ें सेल कर रहे हैं तो हमें उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आज हमने उनको इतनी चीज़ें गुड्स जो है क्रेडिट पर सेल की हैं, उसमें से उन्होंने इतनी हमारी पेमेंट कर दी है, फिर से उन्हें हमने उधार पर सेल किया, उन्होंने उसमें से हमारी इतनी पेमेंट कर दी है। तो ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पर्सन का हमारे साथ क्या बैलेंस ड्यू है, हमने किसी को कितना पैसा देना है या किसी से कितना पैसा लेना है, किस चीज़ का क्या अमाउंट हमारे बिजनेस में अब ड्यू हो चुका है, तो ये जानने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड, तो अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू, अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड विच इज़ रिलेटेड टू a particular person or a thing, particular person और अ थिंग, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंट कहते हैं। जैसे कि हमारे बिज़नेस में हमारे कई सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो अगर हमारा एक कस्टमर है राम, तो हम क्या करेंगे, हम राम का अकाउंट बनाएंगे और राम से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे हम राम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। उसी तरह से हो सकता है हमारा एक कस्टमर हो सोहन, तो सोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे हम उसके लिए सोहन का अकाउंट बनाएंगे और उसमें वो सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट क्या होता है बच्चों? अकाउंट मीन्स इट रेफर्स टू द रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड होता है ऑफ बोथ द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मेंटेन्ड अंडर पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड बना लिया जाता है उसका, और जिसमें उस आइटम से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट इज कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल? अब कैपिटल क्या है बच्चों? हम एक कैपिटल पढ़ के आए हैं कि इस स्टेट की कैपिटल ये है, इस स्टेट की कैपिटल ये है। नाउ यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड दिया हुआ है दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। कैपिटल मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। we say it is the amount invested by the proprietor। प्रोप्राइटर कौन होता है बच्चों? प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक बिजनेस का ओनर। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है का क्या मतलब है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक शॉप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी कोई शॉप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है ना, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ेगा उस बिज़नेस में। क्या लगाना पड़ेगा? आपको पहले तो ये जो बिल्डिंग बनानी है जी, इस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स ख़रीदने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। अंदर आपको जो है कई सारे इंटीरियर का काम कराना पड़ेगा, कई सारे अप्लाइंसेस लाने पड़ेंगे। तो ये सब काम करने के लिए आपको जो पैसा जो आप अपनी तरफ से लगाएंगे, अमाउंट जो आप अपना इस बिज़नेस में लगाएंगे, बाद में बेनिफिट तो इसके बाद में होंगे जब बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस की चीज़ें जो है सेल की जाएंगी। जब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, जब आप उसको सेल करोगे वो उससे जो अमाउंट आएगा वो बाद की बात है। बट फर्स्टली आपको एक अमाउंट जो है उस बिज़नेस में लगाना पड़ेगा जिससे कि उस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सके। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल। दैट अमाउंट इज़ नोन एज कैपिटल। दैट अमाउंट इज़ नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल रेफर्स टू the amount invested by the proprietor, the amount invested by the proprietor in the business। यानी बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आपको और माइंड में रखनी होगी कि कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कैश ही जो आपने इन्वेस्ट किया। कैपिटल के अंदर कैश के अलावा अदर आइटम्स भी इंक्लूड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया बच्चों,
उस बिज़नेस के अंदर हो सकता है आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, आपको कंप्यूटर चाहिए और वो कंप्यूटर आपके पास घर में ही पड़ा था, आपके घर में ही आपके पास एक कंप्यूटर ऑलरेडी था, ठीक है, जो कंप्यूटर था आप उसी को अपने बिज़नेस के अंदर ले आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिज़नेस के ओनर ने अपने पास से कैश तो लगाया, साथ ही उसने अपने पास से कंप्यूटर भी इन्वेस्ट कर दिया, अपने जो कंप्यूटर की जो पर्सनल एसेट थी उसे भी वो बिज़नेस के अंदर ले आया। तो वो कंप्यूटर भी बिज़नेस की क्या बन गई, कैपिटल, बिज़नेस के लिए क्या बन गई, कैपिटल बन गई, क्योंकि ये अमाउंट भी, ये कंप्यूटर ख़रीदने के लिए वो पर्सन पैसा जो लगाता वो उसने कैश में लाने की बजाय वो चीज़ ही लेकर आ गया। तो जो चीज़ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर फ्यूचर बेनिफिट के लिए, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, अपनी कैपिटल कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट ड्राइंग्स। नाउ व्हाट इज़ ड्राइंग। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं बच्चों, यहाँ पर आपको कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करें बिकॉज व्हेन you will be clear with the concept of assets and liabilities, then we will discuss the formula. So right now you can skip this, okay. Now we are going to the next term, that is drawings. Now what is drawings, ड्राइंग्स क्या होती हैं बच्चों। अब यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है कि कोई पेंटिंग बना देना, ठीक है, तो ड्राइंग्स का मतलब अकाउंटेंसी वालों के लिए डिफरेंट है। व्हाट इज़ ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। अभी हमने सीखा था कि जो अमाउंट बिजनेस का प्रोपराइटर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज़ कैपिटल। तो अब ये इसका रिवर्स है, ये उसका उल्टा है बच्चों। कैसे है कि जो अमाउंट बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अब ये क्यों निकालता है, वो हमारा बिज़नेस है बच्चों, आप अपनी एक शॉप बनाकर बैठे हैं और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपनी शॉप के लॉकर में से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे ये पैसे आप कल वापस उस लॉकर में रख दोगे, वो आपका पैसा नहीं है, वो बिज़नेस के प्रॉफिट का पैसा है, आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हैं। तो जो अमाउंट चाहे वो कैश है या आप बिज़नेस की कोई एसेट भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिज़नेस उसको मानेगा कि वो ड्राइंग्स हैं। बिज़नेस का जो ओनर है वो उस अमाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, बट वो उसका नहीं है, वो चीज़ उसकी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर हम उस अमाउंट को क्या मानेंगे बच्चों, ड्राइंग्स मानेंगे। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम इनके रिकॉर्ड्स को भी सेपरेट रखते हैं। तो इसलिए अगर बिज़नेस का ओनर बिज़नेस से कोई चीज़ लेकर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, चाहे वो कैश लेकर जा रहा है या वो कोई बिज़नेस का सामान लेकर जा रहा है या बिज़नेस की कोई एसेट लेकर जा रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज़, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा उसको, तो वहाँ पर हम उसे दिखाएंगे, उस पर्सनल यूज़ के लिए ली गई कैश, गुड्स और एसेट्स को दिखाएंगे कि वो हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, ड्राइंग्स है। यानी बिज़नेस के ओनर ने उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया है, बट वो कल उसे वापस करेगा या उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, ठीक है। नाउ let's move on to the next concept, that is liabilities. Now what are liabilities? liabilities क्या होती है बच्चों, liabilities का मतलब होता है आपके दायित्व का मतलब क्या है बच्चों, obligations means जो भी अमाउंट आपने अपने बिजनेस के बाहर किसी आउटसाइडर को पे करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ हमारी ज़रूरी नहीं है सिर्फ आउटसाइडर्स को दी जाए, बिज़नेस के अंदर कुछ इनसाइडर पार्टीज होती है, उनको भी हमें कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं। तो कुल मिला के बात कहें तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट आर लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस, द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस विच अ बिजनेस ओज टू अदर। यानी एक बिजनेस ने दूसरों को यानी बिज़नेस को छोड़कर बाकी दूसरों को जो भी पेमेंट्स करनी होती हैं, जो भी बिज़नेस की पेमेंट्स क्रिएट होती हैं, जो भी बिज़नेस के चार्ज क्रिएट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ में भी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स लाइक current liabilities and non-current liabilities, and other than this we can also classify it as internal and external. इंटरनल लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं बच्चों, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, बट जनरली हम लाइबिलिटीज़ को एक्सटर्नल मानकर ही डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, जो भी अमाउंट एक बिज़नेस ने अपने ओनर्स को पे करना है, अभी तक पे नहीं किया, तो जो भी अमाउंट ओनर्स को पे करना रहता है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, जो अमाउंट भी ओनर्स को पे करना है अभी तक पे नहीं किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और जो अमाउंट हमने इंटरनल पार्टीज़ को छोड़कर एक्सटर्नल पार्टीज़ को पे करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नाउ देयर इज़ सम डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ liabilities can be classified into non-current liabilities and current liabilities. Now what is non-current? नॉन करंट जो कि करंट नहीं है। तो करंट क्या है, यहाँ पर करंट का मतलब क्या है, तो पहले हम करंट के बारे में जानेंगे बच्चों। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़।
करंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी बच्चों, जो लाइबिलिटीज़ हमारी, दीज आर द ऑब्लिगेशंस विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी जो भी लाइबिलिटीज़ हमारी 12 मंथ्स की ड्यूरेशन में पे कर दी जाएंगी, जो लाइबिलिटीज़ हमारी 1 साल की ड्यूरेशन के लिए क्रिएट हुई हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे अपनी करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, या ये कह लीजिए ऑल दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर। जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी होती है वो हमारी होती है करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। बट द लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, यानी जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करनी है, 1 साल के बाद करनी है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करनी है, उन सभी लाइबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है, तो वो हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लोन्स, यानी हमने कोई लोन लिया हुआ है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो दैट लोन विल बी कंसीडर्ड द नॉन करंट लाइबिलिटी और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बिकॉज दिस लोन विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। नाउ करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड व्हाट, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड वो लाइबिलिटीज़ जिसके अंदर हमने पेमेंट 1 साल के अंदर करनी है, तो वो हमारे हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लोन्स, वो हमारे हो सकते हैं बच्चों बिल्स पेबल, अभी हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, या जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमें 1 साल के अंदर ही करनी होती है उन्हें हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? Assets are the properties of the business. These are the properties of the business. These are the properties of the business which are used to carry out the business operations and earn operating revenue for the business. Assets क्या है बच्चों? हमारे बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी जो हमें फ्यूचर का बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। हमारी एसेट क्या है बच्चों? कोई भी ऐसी चीज़, बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खरीद कर लाए हैं जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो कि हमें बेनिफिट देगी फ्यूचर में, उसे हम क्या कहेंगे, अपनी एसेट कहेंगे। ठीक है, तो एसेट्स जो है बच्चों उसको हम जनरली क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होती है हमारी बच्चों? करंट एसेट्स, जैसे कि अभी हमने करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, करंट लाइबिलिटीज़ क्या थी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ थी। इन द सेम मैनर करंट एसेट्स हमारी क्या होंगी बच्चों? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो एसेट्स हमारी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। जैसे कि आपने बच्चों अपने बिज़नेस में आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाएंगे उसे हम कहेंगे गुड्स। जिस चीज़ में आप बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ को हम कहते हैं गुड्स। तो जो गुड्स आप परचेज़ करके लाएंगे, आपका मोटिव क्या है, आप उनको 1 साल के अंदर ही सेल करके आप उनको सेल करोगे, सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट कर लोगे, सेल करके आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपका मोटिव ये नहीं है कि आप उसको संभाल के रखोगे। आप जो गुड्स बना रहे हो या गुड्स आप ख़रीद कर लाए हो आगे सेल करने के लिए, तो आप उन गुड्स को क्या करोगे बच्चों, सेल कर दोगे, और सेल करके वो आपका अमाउंट जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काम होगा विद इन 1 ईयर। आप 1 साल के अंदर ये काम कर लोगे, तभी तो आपका बिज़नेस चलेगा 1 साल के अंदर। बल्कि आप तो डेली बेसिस पर गुड्स सेल करोगे, डेली बेसिस पर उन चीज़ों को कैश में कन्वर्ट करोगे, तब जाके आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गुड्स जो है हमारी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास बच्चों जिन एसेट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नॉन करंट एसेट्स। अब जो एसेट्स हमारी करंट नहीं है, अभी हमने बोला करंट एसेट्स वो हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो नॉन करंट होंगी जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं होती का मतलब ये वो एसेट्स होती है विच आर हेल्ड इन द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। वो आगे सेल करने के लिए नहीं होती, बट दीज आर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये एसेट्स होती हैं बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। यानी ये वो एसेट्स होती हैं बच्चों जिनको हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, दीज आर नॉट फॉर रीसेल। ये आगे सेल करने के लिए नहीं होती हैं, इन्हें हम अपने बिजनेस में ही यूज़ करते हैं। दीज आर फॉर यूज़, ये हमारे बिजनेस में यूज़ करने के लिए होती हैं, आगे सेल करने के लिए नहीं होती हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारी नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को बच्चों फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फिक्स्ड
फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स को हम कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारी, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मीन्स आप ये कह लीजिए नॉन करंट एसेट्स का ही फर्दर एक जो है एक्सटेंशन आता है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं बच्चों? ये वो एसेट्स होती हैं विच आर नॉट हेल्ड इन द बिजनेस फॉर रीसेलिंग, आगे सेल करने के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, सेम वही है, ठीक है। लेकिन ये होती दो तरह की है, एक होती है हमारी टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे हमारे बिजनेस की लैंड हो गई, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। और कुछ एसेट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एसेट का काम करती हैं, जैसे हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, जिसको हम गुडविल कहते हैं। आपने मार्केट में जो गुडविल बनाई है बच्चों, वो आपको बेनिफिट देगी, सालों साल बेनिफिट देगी, लेकिन उसको हम ना तो देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बट स्टिल दैट इज़ आवर एसेट, वो हमारी एसेट है। किस तरह की एसेट है बच्चों? वो इनटेंजिबल एसेट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिर आता है हमारे पास लास्ट फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है बच्चों? द एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, ना तो टेंजिबल है ना तो इनटेंजिबल है। These are the losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period। अब मतलब समझिए क्या है, कुछ बच्चों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है, एसेट साइड में हम शो करते हैं, बट दे हैव नो वैल्यू, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर कोई वैल्यू नहीं है फिर हम उन्हें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, 1 ईयर से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे जैसे उनका बेनिफिट ईयर बाय ईयर हम कंज्यूम करते चले जाते हैं, हम उनकी उतनी ही वैल्यू को वहाँ से कट करते चले जाते हैं। इससे ये दिखाई देता है कि इस एसेट का इतना बेनिफिट हमें मिल गया है और इतना बेनिफिट अभी हमें मिलना बाकी है। दैट इज़ वाई जस्ट टू शो दिस ट्रीटमेंट वी शो द एसेट इन एसेट साइड एंड राइटिंग इट एज द फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। बट अदरवाइज फिक्टिशियस एसेट हमारी कोई एसेट नहीं होती है, सिर्फ ये नाम के लिए होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कंसेप्ट्स लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।